राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम दादा भाई नौरोजी। आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता न थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे, अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्स्किन पेरी ने उन्हें सलाह दी। दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो। लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। इसकी तुम चिंता न करो। तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो। सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी मां और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्टरी पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्टरी पढ़ सके। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वो वहीं स्कूल में मास्टर हो गए और कुछ समय बाद कॉलेज में गणित के सहायक प्राध्यापक बने। 25 वर्ष की कम उम्र में वो गणित तथा सामान्य विज्ञान विभाग के प्रोफेसर बना दिए गए। तत्कालीन पश्चिमी शिक्षा के इतिहास में वो पहले भारतीय थे जिन्हें प्राध्यापक का पद प्राप्त हुआ था। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे।
ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया। अरे भाई कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो? जी, मैं दादा भाई हूँ। दादा भाई? और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें। अरे लड़कियां पढ़ेंगी हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना। अरे जाओ कुछ और काम करो। सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी। वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। चलो अपना काम करो। दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत न हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। इसके साथ ही उन्होंने प्रौढ़ों को शिक्षित करने और उनके ज्ञानवर्धन के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना भी की। भारत की जनता में राजनैतिक चेतना दादा भाई ने ही पैदा की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को सरकारी नौकरी में नहीं लेती थी। दादा भाई इंग्लैंड की जनता तक इस आवाज को पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए अन्याय और अत्याचार तथा किसानों की दुर्दशा की ओर भी अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। धीरे-धीरे भारतवासियों को यह विश्वास होने लगा कि यदि सब मिलकर आंदोलन करें तो वे उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके वे सर्वथा योग्य हैं। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा। भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1 लाख सैनिक रखकर नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है। मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई। मेरे साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए। क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी? ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा। लेकिन वो कैसे? इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन? और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी? बोलो, क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी? वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए। देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है।
इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने यह साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था, जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा। दादा भाई नौरोजी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, अभय भार्गव, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, राकेश शर्मा और BRL सक्सेना। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा। तो साथियों, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए वंदना और अजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।